हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज हम करेंगे आपके जो नोट्स है क्लास 9 में चैप्टर 4 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने उसके नोट्स नहीं देखे तो फटाफट से देखिए, क्योंकि ये सारे नोट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे अलग आपके एग्जाम में कुछ पूछने वाला आपसे नहीं है। और अगर आप इनको अच्छी तरीके से कर लोगे ना, जितने भी मैं नोट्स आपको कराऊंगी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो आपको डेफिनेटली पास होने से कोई नहीं रोक सकता और आप अच्छी तरीके से आप अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सेल। तो सेल आपका फर्स्टली जो चैप्टर का नाम होता है उसके बारे में आपको थोड़ा तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि उससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्टली अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है, चाहे वो छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े बड़े जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लाइक ब्लू व्हेल हो गया, तो सबका जो बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, वो क्या है? आपका सेल। अगर पूछते हैं आपसे क्वेश्चन में कि व्हाट इज अ सेल, तो आपको सिंपली लिखना है अ सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। उसके बाद आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जो सेल की स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ जो सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सेल को फर्स्टली डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था वो कैसा था? वो एक डेड सेल था। अगर आपसे एकदम से पूछते हैं कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा एबी ल्यूवेनहक। अब उसके बाद हम चलते हैं कि आपके सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उसमें फर्स्ट है आपका प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड है आपका यूकैरियोटिक सेल। तो दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको इसे बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। मैं तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक भी बता रही हूँ जिसके हेल्प से ना बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। क्योंकि प्रो में ना आप थोड़ा सा ना पुराना टाइप फीलिंग लाइए और यू में न्यू। तो जो इसमें ना सारी की सारी आपको नेगेटिव चीजें मिलने वाली है, जबकि इसमें आपको सारी की सारी पॉजिटिव चीजें मिलेगी। जैसे आपका प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? स्मॉल इन साइज में वो छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक बड़ा होता है। इसमें न्यूक्लियर रीजन जो होता है ना, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता, सराउंडेड नहीं होता, जबकि इसमें न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। सारी चीजें हम पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन का मतलब आपका जो न्यूक्लियस है उसके आसपास की एक दीवार, उस तरीके से आप कह सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस जो होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में वो भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक में, तो उनके भी मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सब में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक में जो सेल डिवीजन होता है बाय फिजन और बडिंग से होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो होता है आपका माइटोसिस या फिर मेयोसिस की प्रोसेस से होता है। तो आपको अच्छी तरीके से याद रखने, दोनों के बीच में 4 से 5 डिफरेंस आप याद रखोगे तो 3 to 4 मार्क्स का कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर पाओगे। उसके बाद जो आपके आते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे आपका सेल तो वैसे ही आपका बहुत छोटा होता है, लेकिन फर्दर ना सेल में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसमें आपका जो मेन कंपोनेंट्स है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही बात है। अब सेल मेम्ब्रेन है क्या? इट इज द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल। मतलब जैसे आपका डिफरेंट सेल है तो उसकी एक बाउंड्री होती है, जिससे क्या हो अपने साइटोप्लाज्म से मिक्स ना हो जाए। अगर ये बाउंड्री नहीं होगी तो इसका साइटोप्लाज्म इसके साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा? सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए वो आपका सेल मेम्ब्रेन इसको सेपरेट करने का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं, जबकि अभी हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही होगा। सेल मेम्ब्रेन जो आपका होता है प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। जो आपका सेल मेम्ब्रेन बोले या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले, दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। मतलब ये नेचर में सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब कुछ चीजों को तो वो परमिट करता है एंट्री और एग्जिट के लिए, जबकि कुछ चीजों को वो परमिट नहीं करता है। तो मतलब बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिवली परमिएबल है ये। अगर सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करें, सेल मेम्ब्रेन आपका फ्लेक्सिबल होता है, इसे फोल्ड कर सकते हैं, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड। अगर ये टूट गया तो दोबारा से अपने आप को रीयूनाइट भी कर लेगा। अब आप बात करते हैं कि आपका फंक्शन, किसी भी तरीके से क्वेश्चन तो आपको कैसे पूछ सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आप क्या समझते हो, या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर फंक्शन के बारे में बात करें तो ये क्या करता है? जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सबके मूवमेंट को इनसाइड किसको जाना है, किसको आउटसाइड से हमें लेना है, सबको रेगुलेट करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसके अलावा ये जो क्या करता है? डिस्टिंक्ट कंपोजिशन, सेल की एक डिस्टिंक्ट कंपोजिशन बना के रखता है, सो दैट कि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे में मिक्स ना हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल वॉल, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया था। तो सेल वॉल आपका क्या होता है? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑल प्लांट सेल। जितने भी प्लांट सेल होते हैं ना, सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो आपकी क्या होती है? सेल वॉल होती है। सिर्फ और सिर्फ
आपके प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में ये बिल्कुल एब्सेंट होता है। सेल वॉल काफी रिजिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, थिक होता है, मोटा। आप ये सोचो ना कि सेल वॉल ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से प्लांट जो है वो हिल नहीं पाते। इवन अगर हम बात करें ना, अगर एनिमल में गलती से सेल वॉल होता तो हमें भी चलने में, मूवमेंट में काफी प्रॉब्लम होती है। और सेल वॉल जो आपका बना होता है वो सेलुलोज का बना होता है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल का भी फंक्शन थोड़ा थोड़ा आपका सेल मेम्ब्रेन की तरह ही है कि आपका ये क्या करता है, एक डिफिनिट शेप देता है किसी भी सेल को, क्योंकि काफी ज्यादा इसकी थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो चीजें जो है ना इसमें मिक्स नहीं हो सकती। जैसे उसमें क्या था कि वो बड़ी इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। और उसके अलावा आपका सेल वॉल जो है स्ट्रेंथ, जितने भी सेल होते हैं प्लांट में, सबको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। इट इज परमिएबल एंड अलाउज एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। ये एकदम वो जैसे हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन में, तो वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, जबकि ये आपका नॉर्मली परमिएबल है, हर किसी को एंट्री और एग्जिट करने का इसको बिल्कुल अलाउ कर देता है। उसके अलावा इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपेयर एंड रीजनरेशन। रिपेयर और रीजनरेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें भी होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा प्लांट अगर कहीं से थोड़ा मोड़ा कट जाए तो कुछ दिनों के बाद आप क्या देखोगे, वो अपने आप ही रिपेयर कर लेता है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेल का। तो न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल व्हिच डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स ऑल दी सेलुलर एक्टिविटीज। मतलब सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है। और इसको हम सेल का हेड क्वार्टर के नाम से भी जानते हैं। और इसको जो डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सारे नाम आपको याद रखने हैं कि अगर हम बात करें सेल की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने। अगर फर्स्ट लिविंग सेल की किसने करी है, तो एबी लुबनहक ने। और न्यूक्लियस की खोज जो करी है रॉबर्ट ब्राउन ने। तो सारी की सारी चीजें आपको इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है कि जितनी भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी सबको कंट्रोल करने का काम उसका है। इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर को पेरेंट्स से लेकर उनके बच्चों में ट्रांसफर करवाने का काम भी न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है। तो और डीएनए में ही सारी की सारी हेरिडिटरी कैरेक्टर होते हैं। तो इसका मतलब कि न्यूक्लियस का भी एक फंक्शन हो गया कि वो हेरिडिटरी कैरेक्टर को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करवाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका कंपोनेंट है, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द विच द अदर ऑर्गेनेल फ्लोट। मतलब एक लिक्विड पार्ट होता है आपका सेल के अंदर, जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड ऑल, सब कुछ क्या करते हैं, उसी में फ्लोट करते हैं। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर। ये मतलब मेनली किससे बना होता है, वाटर से, सॉल्ट से और प्रोटीन से। इसके अलावा अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे के सारे जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। इसके ऊपर ज्यादातर आपको क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपके लिए मेंशन कर दिया है। अब नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट है सेल का, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के, तो 1-2 साल से स्ट्रक्चर भी आपसे बनवा लेते हैं, तो इस चीज की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना है आपको। इसके अलावा जो इसमें से मेन क्वेश्चन बनता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि सेल का जो पूरी की पूरी जो पावर कलेक्ट करने का एटीपी के रूप में जो सब कुछ अपने पास रखता है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, या फिर स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अगर हम बात करें फंक्शन की कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मतलब ये क्या करता है, हमारी एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, और जब हमें इसकी जरूरत होती है तो क्या करता है, वो एनर्जी को दोबारा से प्रोड्यूस भी कर देता है। इसके अलावा इट इज द साइट ऑफ द क्रेब्स साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के क्रेब्स साइकिल का भी साइट यही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है, इसका स्ट्रक्चर भी बनाकर आपको 1-2 बार देखना होगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। ग्रीन जो आपका कलर होता है इसका ग्रीन होता है। वैसे भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि प्लांट जो का कलर ग्रीन होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। दीज आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये किसकी प्रोसेस में काम आता है, फोटोसिंथेसिस की। इस वजह से हम इसे किचन ऑफ प्लांट कहते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से याद करना है, जैसे आपका पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अलावा अगर किचन ऑफ प्लांट बोले तो आपका क्लोरोप्लास्ट। ये सारी की सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। लाइसोसोम, जिसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं। तो लाइसोसोम का ना मेन जो आपका फंक्शन है वो क्या होता है कि सेल के अंदर जितने भी वेस्ट बच जाते हैं ना, तो उसको खत्म करने का काम, उसको डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम करता है। बट क्वेश्चन इस पे नहीं आता कि लाइसोसोम क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन हमेशा आपका आता है सुसाइडल बैग को, कि लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। क्योंकि लाइसोसोम क्या होता है ना, कभी कभी उसके सेलुलर मेटाबॉलिज्म जब चलते हैं तो कुछ डिस्टर्बेंस के कारण अगर सेल डैमेज हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, लाइसोसोम फट जाता है।
एंड देयर एंजाइम्स आर रिलीज्ड इनटू द साइट, और जो उसके एंजाइम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में अच्छी तरीके से रिलीज हो जाते हैं और वहीं पे मिक्स जाते हैं। और उस टाइम पे ना उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या वेस्ट है और क्या नहीं, तो इस केस में क्या करते हैं वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ना वर्ड टू वर्ड आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपके डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। दोनों में डिफरेंस आपसे एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं। तो अगर हम बात करें प्लांट सेल, तो जैसे वैसे तो आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, तो तब अब तक तो आपको काफी सारी नॉलेज हो गई होगी कि प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि एनिमल जो है अपना फूड खुद नहीं बनाते, इसलिए इनके पास क्लोरोप्लास्ट की कोई जरूरत नहीं होती। सेल वॉल जो है वो आपका क्या होता है, ये भी आपके प्लांट सेल में मौजूद होता है, जबकि एनिमल सेल में इसका कोई भी काम नहीं होता है। प्लांट सेल में जो मूवमेंट होती है काफी लिमिटेड होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा सकते ना एंड ऑल, जबकि आपका एनिमल सेल क्या होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं। प्लांट सेल के जो मोस्टली आपके सेल्स होते हैं दैट आर स्क्वायर एंड रिजिड, मतलब कि स्क्वायर शेप में होते हैं मोस्टली जो आपके सेल होते हैं, बहुत ही रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं और ज्योमेट्रिक शेप में होते हैं। जबकि अगर हम बात करें एनिमल सेल में, तो सेल्स क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी भी तरीके के शेप में हो सकते हैं। तो ये चारों के चारों पॉइंट्स आपको याद रखने का, आपसे एग्जाम में पूछते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, तो आपको ये भी अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर भी आपको बनाना है अच्छी तरीके से कि किस तरीके से क्या काम है। देखो बेसिकली ना आपके सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक ईआर डायग्राम एंड ऑल, बट वो सारी जो चीज़ें हैं ना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैंने ज़बरदस्ती इसमें डाला नहीं, क्योंकि आपको नोट्स जो है थोड़े लिमिटेड चाहिए। अगर मैं पूरा डाल दूँगी तो फायदा क्या है। उसके बाद 1-2 मार्क्स का ना बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आपका सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है, ऑस्ट्रिच का एग है, जबकि सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल। ये तीनों नाम आपको इस तरीके से याद रखने, इससे पे भी डेफिनेटली आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, आपको जिसको बनाकर देखना है और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, जैसे आप ना स्ट्रक्चर से देख लो किस तरीके से बनाना है, उसमें आप न्यूक्लियस दिखा दो, अगर प्लांट सेल है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट दिखा दो, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जो 3-4 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है ना, सेल वॉल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस, तो ये सारी चीज़ें को आप दिखा सकते हो, बाकी सबको इग्नोर मारो, आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होने वाले। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।